हेलो दोस्तों, दृष्टि आईएएस एंड बैंकिंग के यूट्यूब चैनल पर आपका पुनः स्वागत है। दोस्तों, जो हम करंट अफेयर की एक सीरीज चालू करे हैं, तो उसमें हमने पिछले महीने जो मार्च की दर्पण थी और उसमें जनवरी की खबरें रहती उसको देखा था। अब हम इसी क्रम में फरवरी, जनवरी, है ना, और ये ऐसे ऐसे सितंबर तक खबरें देखेंगे और उसी प्रकार यहाँ आगे होते मार्च, अप्रैल और मई। ठीक, तो इससे हमारे पास लगभग लगभग 10 महीनों का जो करंट अफेयर है वो हमारे पास आ जाएगा और इसके बाद हम ये देखेंगे कि इससे संबंधित कौन कौन से प्रश्न आ सकते हैं। तो ये हमारी सीरीज पूरी चलेगी, है ना। तो एमपीपीएससी से संबंधित जो करंट अफेयर है उसके लिए आप हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आज राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों को देखते हैं, ठीक है। और ये जो है दिसंबर 2023 पर आधारित खबरें हैं, जो कि दर्पण जो फरवरी 2024 है उससे संबंधित है, क्योंकि ये 2 महीने लेट खबर प्रस्तुत करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, पहली खबर क्या है? चुनाव से संबंधित है। कौन से चुनाव से संबंधित? मध्य प्रदेश के जो विधानसभा के चुनाव हुए हैं उससे संबंधित। उससे संबंधित क्या है कि मध्य प्रदेश मतलब जो विधानसभा सीटें हैं मध्य प्रदेश चुनाव में वो कितनी है? 230 सीटें हैं। इनमें से जो विजेता पार्टी थी कौन सी थी? भारतीय जनता पार्टी। उसने कितनी सीटें जीती? 163 सीटें। और जो विपक्ष की भूमिका में रहेगी वो इंडियन नेशनल कांग्रेस रहेगी और इसने 66 सीटें जीती हैं, जबकि 2 सीटें जो है वो अन्य पार्टियों को मिली है। ठीक, फिर ये कौन सी विधानसभा थी? 16वीं विधानसभा थी। फिर ये चुनाव कब संपन्न हुए? ये हुए 17 नवंबर 2023 को। ठीक है। फिर मतदान कितने प्रतिशत हुआ? ये 77.15% मतदान हुआ। फिर और क्या है? महिला महिला दोस्तों 27 सीटें जो है ना, कितने में से? 230 सीटों में से। तो 230 में से 27 सीटें किसने जीती हैं? महिलाओं ने जीती हैं। जबकि इसके पहले जो अपनी 15वीं विधानसभा थी उसमें महिलाओं की संख्या कितनी थी? उसमें महिलाओं की संख्या थी 21। ठीक है। और जो मध्य प्रदेश के सीएम बने हैं, कैसे? चुनाव जीतने के पश्चात वो कौन बने हैं? वो बने हैं श्री मोहन यादव जी, है ना। और मध्य प्रदेश के जो राज्यपाल हैं, राज्यपाल कौन है? श्री मंगू भाई पटेल। इन्होंने शपथ दिलाई। ठीक है। और कब शपथ दिलाई? 13 दिसंबर 2023 को। तो दोस्तों, ये प्रमुख सूचनाएं हैं मध्य प्रदेश के चुनाव से संबंधित, जो विधानसभा चुनाव हुए हैं उससे संबंधित। इससे ये निम्न प्रश्न बन सकते हैं। एक बार और देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? चुनाव मध्य प्रदेश में कितनी विधानसभा सीटें हैं? 230। विजेता जो पार्टी है उसने कितने सीटें जीती? 163। ठीक है, ये ठीक है। किस नंबर की विधानसभा के चुनाव हुए हैं? 16वें नंबर की विधानसभा है। ठीक है। फिर कब हुए चुनाव संपन्न? 17 नवंबर 2023 को। मतदान प्रतिशत कितना रहा? मतदान प्रतिशत रहा 77.15%। महिलाएं कितनी चुनकर आई? 27 महिलाएं। पिछली बार कितनी थी? 21 महिलाएं। ठीक है। फिर शपथ कब हुआ हमारे मुख्यमंत्री जी का? 13 दिसंबर 2023 को। किसने दिलाई? श्री मंगू भाई पटेल जी ने। ये रहे अपने राज्यपाल एमपी के और ये है मध्य प्रदेश के नए चीफ मिनिस्टर। ठीक है। और ये, इससे तो आप जानते ही होंगे, ये है मध्य प्रदेश। ठीक है। चलिए फिर अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, जो अगली खबर है, तो एमपी में चुनाव हुए थे, उसके साथ 4 राज्यों में और चुनाव हुए थे। कौन कौन थे वो राज्य? एक राज्य था राजस्थान, दूसरा राज्य था छत्तीसगढ़, तीसरा राज्य था तेलंगाना और चौथा राज्य था मिजोरम। तो यहाँ की भी स्थिति देख लेते हैं कि कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं। चलिए, राजस्थान राजस्थान में सबसे पहले ये देख लीजिए कि जो वहां विधानसभा सीटें हैं वो कितनी है। वहां पे विधानसभा सीटें हैं 200। ठीक है। और वहां के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? मुख्यमंत्री बने श्री भजन लाल शर्मा। और वहां के राज्यपाल कौन है? वहां के राज्यपाल हैं श्री कालराज मिश्र। ठीक। अब इससे क्वेश्चन कौन कौन से बन सकते हैं? इससे क्वेश्चन एक तो ये बन सकता है कि हाल ही में राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन नियुक्त किए गए हैं। ठीक है। तो कौन हो जाएंगे? श्री भजन लाल शर्मा। राजस्थान में विधानसभा सीटें कितनी हैं? 200। ठीक है। फिर अगला छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में क्या है? कितनी है विधानसभा सीटें? 90। वहां के जो मुख्यमंत्री बने हैं चुनाव के पश्चात वो कौन बने हैं? वो बने हैं विष्णुदेव साय। ठीक। और वहां के जो राज्यपाल हैं वो है विश्वभूषण हरिवंदन। ठीक है।
फिर बात करते हैं तेलंगाना की। तो तेलंगाना में कितनी विधानसभा सीटें हैं? विधानसभा सीटें 119। वहां के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? मुख्यमंत्री बने हैं श्री रेवंत रेड्डी। और वहां के जो गवर्नर है वो है तिमिलिसाई सुंदर राजन। ठीक है। फिर बात करें मिजोरम की, तो मिजोरम में विधानसभा सीटें हैं 40 और वहां के जो सीएम बने हैं वो बने हैं लाल दुहोमा और वहां के जो गवर्नर है वो है हरि बाबू। ठीक है। अब इससे संबंधित प्रश्न कौन कौन से बन सकते हैं दोस्तों? मेनली क्वेश्चन ये बन सकते हैं कि विधानसभा सीटें कितनी है ना, और उसके साथ जो सीएम है वो भी आप देख लीजिए। ये अपने कौन सीएम हो गए? ये भजन लाल शर्मा जी हैं। और वो कौन है? श्री विष्णु साय जी हैं। और ये श्री रेवंत रेड्डी जी हैं। और ये है लाल दुहोमा, ये मिजोरम वाले। ठीक है। और सीटों की बात करें तो देखिए एमपी में कितनी है? 230 सीटें। ठीक। फिर राजस्थान में 200 सीटें हो गई और छत्तीसगढ़ में हो गई 90 सीटें, तेलंगाना में हो गई 119 सीटें और मिजोरम में हो गई 40 सीटें। तो मेनली सीट पूछ सकता है और सीएम पूछ सकते हैं। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अगली जो अपनी खबर है, अनुच्छेद 70 को केंद्र सरकार द्वारा रद्द करना वैध। ये किसने कहा? ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। तो आपको पता ही होगा क्या कि 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार ने क्या किया था? जो जम्मू और कश्मीर राज्य था उसका स्पेशल स्टेटस या विशेष राज्य का जो दर्जा था वो हमने क्या किया था? समाप्त कर दिया था हमने, मतलब केंद्र सरकार ने, है ना। और उसके बाद क्या है कि इस फैसले को चुनौती दी गई थी सुप्रीम कोर्ट ने। तो सुप्रीम कोर्ट में लंबी सुनवाई हुई, जितने भी पक्षकार थे, पक्ष के विपक्ष के, है ना। पूरी सुनवाई के पश्चात सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया कि केंद्र सरकार ने जो किया है वो सही किया है। ठीक है। चलिए फिर तेलंगाना में समक्का सरक्का जनजाति विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु विधेयक पारित। दोस्तों क्या होता है कि अगर कहीं जनजातीय विश्वविद्यालय खोलना होता है तो उसके लिए भारत की संसद में एक विधेयक को पारित करना जरूरी होता है। तो एक समक्का और सरक्का जो जनजातीय विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना हेतु कहां स्थापित किया जाएगा? तेलंगाना में। इसके लिए जो विधेयक है वो संसद में पारित हो चुका है। ठीक है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि जो समक्का सरक्का विश्वविद्यालय है वो किस राज्य में खोला जाएगा? ठीक। कहां खोला जाएगा? तेलंगाना में। ये तेलंगाना कब बना था? 2 जून 2014 को, है ना। चलिए फिर गुजरात का गरबा यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल। ठीक। अब दोस्तों क्या होता है कि यूनेस्को की एक है अमूर्त विरासत सूची। ये जो है 2008 से ये सूची आई थी, मतलब 2004-8 में ये सूची बनाई गई थी और इसमें अब तक भारत के 15 कार्यक्रमों को शामिल किया गया। जैसे जैसे आपने सुना होगा दुर्गा पूजा। दुर्गा पूजा कहां होती है? पश्चिम बंगाल में। दुर्गा पूजा भी इसमें शामिल है। योग जो है वो भी शामिल है। इस तरह की मतलब 15 जो अपने सांस्कृतिक विरासत है वो यूनेस्को की अमूर्त जो सांस्कृतिक विरासत वाली सूची है उसमें शामिल है। तो इससे ये पूछ सकता है कि हाल ही में किसे यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया? तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात का गरबा, है ना, ये वाला। ठीक। चलिए ये कहां से आ गया? फिर अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये है अगली खबर की आईएनएस संघायक जो है स्वदेशी निर्मित सबसे बड़ा सर्वेक्षण पोत नौसेना में शामिल। ठीक। और किसने बनाया? गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, कोलकाता। ठीक है। अब देखिए ये तो एक इंफॉर्मेशन हो गई। अब इससे संबंधित क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं? हाल ही में कौन सा सबसे बड़ा सर्वेक्षण पोत नौसेना में शामिल किया गया है? और उसका जवाब हो जाएगा आईएनएस संघायक। ठीक है। उसके बाद इसका निर्माण किसने किया? गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, कोलकाता। ठीक है ना। ये अपना इंडिया हो गया ना, यहां पे है। ठीक है। और यहां पे मुंबई में कौन सा है? मझगांव, है ना। ठीक है। फिर अगली जो इंफॉर्मेशन है, मेरा गांव मेरी धरोहर सांस्कृतिक मंत्रालय की नई परियोजना किससे संबंधित है? भारत के गांवों का सांस्कृतिक मानचित्रण। ठीक है।
अब देखिए इसमें क्वेश्चन कौन कौन से बन सकते हैं। इसमें यह क्वेश्चन बन सकता है कि मेरा गांव मेरी धरोहर, इस योजना को किसने लॉन्च किया। ठीक, संस्कृति मंत्रालय ने, संस्कृति मंत्रालय केंद्र सरकार का। इसमें क्या होगा, इसमें भारत के गांव में सांस्कृतिक जो मानचित्रण क्या है, देखिए जो भारत के गांव में है उनमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अब तक लोगों के सामने नहीं आ पाई हैं। जैसे कोई मंदिर हो गया विशेष, है ना, और बहुत सारे ऐसे, जैसे कोई तालाब हो गया, कोई भी धार्मिक सांस्कृतिक कोई भी जो धरोहर है वो है। अब उसके बारे में जो लोगों को पता नहीं है, तो इसमें क्या होगा कि एक पोर्टल बनाया जाएगा, उसमें जो है जो गांव के सांस्कृतिक विरासत से संबंधित स्थान है उनको रजिस्टर्ड कर दिया जाएगा। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि उस गांव में पर्यटन का विकास हो सकता है ना। चलिए, इससे ये क्वेश्चन बन सकता है। चलिए अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों जो अगली खबर है कि मुख्य चुनाव आयुक्त व अन्य चुनाव आयुक्त नियुक्ति सेवा शर्तें व पदावधि विधेयक 2023 पारित। ठीक दोस्तों, क्या होता है, जैसा आपको पता होगा आर्टिकल हमारे संविधान का जो 324 है, इसके तहत क्या है कि निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है, जो क्या है, एक संवैधानिक संस्था है, संवैधानिक संस्था है। और कैसी है, स्वतंत्र संस्था है, स्वतंत्र व निष्पक्ष। और क्या करती है, ये चुनाव करवाती है देश में। और किसके किसके चुनाव करवाती है, चुनाव करवाएगी लोकसभा, विधानसभा, एक्चुअल में इसको लोकसभा नहीं, इसको संसद कह देते हैं। संसद में अपना लोकसभा विधानसभा दोनों आ जाएगा, ठीक, और राष्ट्रपति भी, तीनों लोग के। फिर इसमें विधानमंडल कर देते हैं, विधानमंडल। विधानमंडल में क्या क्या आ जाएगा, एक आ जाएगी विधानसभा और विधान परिषद। ठीक है, दो चुनाव हो गए। और राष्ट्रपति और मतलब इसको प्रेसिडेंट बोलते हैं, और वाइस प्रेसिडेंट, ये चार चुनाव कौन करवाता है, भारत का निर्वाचन आयोग। ठीक है, अब पहले क्या होता था कि जो निर्वाचन आयोग के जो एक इसमें मुख्य आयुक्त होते हैं तथा दो अन्य आयुक्त होते हैं, तो इनमें जो इनकी नियुक्ति की जाती थी पहले राष्ट्रपति जी द्वारा कर दी जाती थी। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं भाई, आप इनकी नियुक्ति ऐसे नहीं कर सकते, इसके लिए क्या होनी चाहिए, एक कमेटी होनी चाहिए। और कमेटी उन्होंने क्या कहा था कि प्रधानमंत्री होने चाहिए, और लीडर ऑफ अपोजिशन मतलब लोकसभा में विपक्ष के नेता, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये इन्होंने कहा था। उसके बाद क्या किया सरकार ने, जो सुप्रीम कोर्ट का ये निर्णय था ना, इसको ओवर रूल करने के लिए ये विधेयक पारित किया। और इसके तहत जो देखिए, इसके तहत जो अपने निर्वाचन आयुक्त है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त व अन्य निर्वाचन आयुक्त, उसकी नियुक्ति एक समिति ही करेगी। लेकिन उस समिति में कौन कौन होगा, उस समिति में होंगे अपने प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता, कहां के, लोकसभा के, है ना, और एक कैबिनेट मंत्री। ठीक, ये तीन लोग मिलकर क्या करेंगे, निर्वाचन आयुक्त और अन्य आयुक्तों की नियुक्ति करेंगे। देखिए वर्तमान में क्या है, राजीव कुमार क्या है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, और अनूप चंद्र पांडे और अरुण गोयल, देखिए ये हमारे हैं राजीव कुमार, राजीव कुमार, ठीक, और ये है अपने कौन, अनूप चंद्र पांडे एसीपी, और ये है अपने अरुण गोयल जी। ठीक, ये तीन लोग हैं। ठीक है, तो एक मुख्य आयुक्त होते हैं और दो अन्य आयुक्त होते हैं। तो इससे संबंधित ये विधेयक पारित किया गया। ठीक है, अब इससे क्वेश्चन कौन कौन से बन सकते हैं, इससे क्वेश्चन ये बन सकते हैं कि जो विधेयक पारित किया गया है उसके तहत जो तीन सदस्यीय समिति होगी उसमें कौन कौन होंगे, तो उसमें कौन कौन होंगे, प्रधानमंत्री होंगे, विपक्ष के नेता होंगे, और एक कैबिनेट मंत्री होंगे। ठीक है, चलिए फिर दोस्तों अंतरराष्ट्रीय खबरों की तरफ बढ़ते हैं। तो गाजा युद्ध विराम से संबंधित यूएन में, संयुक्त राष्ट्र में एक क्या हो, वोटिंग हो गई थी। ठीक, और उसमें क्या हुआ कि 15-10 से ये पारित तो हो गया, लेकिन अमेरिका ने क्या किया, वीटो कर दिया। ठीक है, अब देखिए दोस्तों ये जो है, ये है इजराइल, ये वाला पार्ट। ठीक है, ये है गाजा, गाजा पट्टी है, और ये है दोस्तों वेस्ट बैंक। ठीक है, अब क्या हुआ था, अभी अक्टूबर में क्या हुआ था
कि यहां से जाके गाजा से जाके लोगों ने क्या किया था, इजराइल में कुछ लोग, यहाँ पे एक म्यूजिक फेस्टिवल चल रहा था, यहाँ पे जाके हमला कर दिया था। ठीक, इसको रिटेलिएट करते हुए क्या किया इजराइल ने फिर गाजा पट्टी में हमला कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारी कैजुअलिटीज हो रही है, मतलब ऐसा अनुमान है कि बहुत सारे लोग मर रहे हैं। तो इसके लिए क्या है कि भाई यहाँ पे युद्ध विराम लगाया जाए, मतलब जो इजराइल यहाँ पे लोगों के ऊपर हमला कर रहा है या गाजा पट्टी में, उसको रोका जाए। तो इसके लिए जो संयुक्त राष्ट्र की बैठक, वो असेंबली है ना, जनरल असेंबली, वहां पे एक विधेयक लाया गया, जैसे संसद में लाया जाता है। तो उसको 153 और 10 से पारित कर दिया गया। 153 लोगों ने क्या कहा, 153 लोगों ने यहाँ भाई युद्ध विराम किया जाए। लेकिन उसमें क्या हुआ कि अमेरिका ने वीटो कर दिया। अब वीटो कौन करता है, वीटो वही करता है जो यूएन के 5 स्थायी सदस्य हैं। कौन कौन, यूएसए, दूसरा रूस, फिर चीन, फिर ब्रिटेन, और 5वां देश है फ्रांस। ये 5 लोग हैं, इनमें से अगर कोई एक वीटो कर देता है तो ये विधेयक पारित नहीं हो पाता। तो यहां पे क्या हुआ, अमेरिका ने वीटो कर दिया। ठीक है, अब इससे क्वेश्चन ये नहीं बनता। क्वेश्चन क्या बन सकता है, क्वेश्चन ये बन सकता है, जैसे जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, कि देखिए ये अपना हो गया इजराइल। इजराइल के बाद यहाँ पे होता है मेडिटेरियन सी, मतलब भूमध्य सागर। ठीक है, अब देखिए एक यहाँ पे इसकी बाउंड्री मिलती है लेबनान से, एक सीरिया से, है ना, फिर एक जॉर्डन से। 3 देश हो गए, और ये हो गए मिस्र या इजिप्ट। ठीक है, तो इससे यह क्वेश्चन बन सकता है कि निम्न में से किसकी सीमा इजराइल के साथ लगती है या नहीं लगती। ठीक है, यहां पे मृत सागर भी है। ठीक है, और मृत सागर किससे किसके बीच है, तो ये इजराइल और जॉर्डन के बीच। और कौन सा क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, ये बन सकता है, देखिए ये एक वेस्ट बैंक है और ये गाजा पट्टी है। ठीक है, तो इससे ये भी पूछ सकते हैं, मतलब आप दोनों अलग अलग है, इसका डायरेक्शन भी हो सकता है एग्जाम में पूछ ले। तो जो ये विवाद चल रहा है वो कहां पे चल रहा है, विवाद जो चल रहा है दोस्तों वो चल रहा है यहाँ पे, ये जो गाजा पट्टी है ना, ये यहाँ पे चल रहा है। ठीक है, चलिए अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों अगली खबर है विश्व की 100 शक्तिशाली महिला, फोर्ब्स 2023। फोर्ब्स क्या है, सॉरी, फोर्ब्स एक मैगजीन है, FORBES। ठीक, क्या है, मैगजीन। तो ये क्या करती है, सूची जारी करती है कि विश्व की शक्तिशाली महिलाएं कौन है। तो इसने जो विश्व की 100 सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं की सूची जारी की है, उसमें टॉप 3 कौन कौन लोग हैं, उर्सुला वॉन डेर, क्या है, यूरोपियन कमीशन की अध्यक्ष, ये रही। ठीक है, फिर दूसरी कौन है, क्रिस्टीना लेगार्ड, ये यूरोपियन सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक। ठीक है, इसकी कौन है, इसकी अध्यक्ष। और तीसरी कौन है, कमला हैरिस, ये क्या है, वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ रही है यूएसए में। ठीक, क्वेश्चन इससे यही बन सकता है कि जो फोर्ब्स द्वारा टॉप 100 शक्तिशाली महिलाओं की सूची जारी की गई, उसमें पहले स्थान पे कौन था, या दुनिया की सबसे शक्तिशाली महिला कौन है, तो कौन है, उर्सुला वॉन डेर। कौन है ये, यूरोपियन यूनियन की अध्यक्ष है। यूरोपियन यूनियन क्या है दोस्तों, जो 28 देश है ना यूरोप के, इनका एक संघ है, मतलब टेक्निकली आप कह सकते हैं ये एक आर्थिक संघ है इनका। ठीक है, क्वेश्चन इससे यही आ सकता है। फिर इसने जो लिस्ट जारी की फोर्ब्स ने, तो दुनिया की 100 शक्तिशाली महिलाओं की लिस्ट जारी की, तो उसमें से 4 जो महिलाएं थी वो भारत की भी थी। ठीक, कौन कौन थी, निर्मला सीतारमन, ये कौन है, ये भारत की वित्त मंत्री है वर्तमान। ठीक, और इनका कौन सा स्थान था, इनका 32वां स्थान था, जो 100 लोगों की लिस्ट जारी गई। फिर दूसरा रोशनी नडार, ये 60वें नंबर पर है। ठीक है, कहां है रोशनी नडार जी, ये है। ठीक है, और ये हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी। जो रोशनी नडार जी हैं वो कौन है, वो जो HCL के मालिक है ना, शिव नडार, उनकी बेटी है। ठीक है, फिर शोभा मंडल, क्या है, इनका 17वां स्थान है, और ये क्वीन ऑफ स्टील कही जाती है, ये सेल की चेयरपर्सन भी रह चुकी हैं। ठीक है, और चौथी है किरण मजूमदार, किस नंबर पे है, 76वें नंबर पर है, और बायोकॉन एक मल्टीनेशनल कंपनी है, उसकी चेयरपर्सन है। ये 4 लोग। ठीक है, तो इससे क्वेश्चन ये बन सकता है कि निम्न में से कौन, जो फोर्ब्स की सर्वाधिक शक्तिशाली 100 महिलाएं थी उसकी सूची में कौन शामिल है या कौन शामिल नहीं है। ठीक है, कौन कौन है, निर्मला सीतारमन हो गई, रोशनी नडार हो गई, और सोमा मंडल हो गई, और किरण मजूमदार राव, ये किससे संबंधित है, बायोकॉन से संबंधित है। चलिए फिर बात करते हैं COP 28।
दोस्तों ये कॉप जो होता है ना, कॉप का मतलब होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ठीक है। तो ये पर्यावरण से संबंधित जो बैठक होती है कॉप 28, इसका जो 28वां संस्करण है उसका आयोजन कहाँ किया गया था? संयुक्त अरब अमीरात में, यूएई में, ठीक। इसकी थीम क्या थी? बिगिनिंग ऑफ द एंड, ठीक है। ये बिगिनिंग ऑफ द एंड एक्चुअल में फॉसिल फ्यूल, फॉसिल फ्यूल, ठीक है। फॉसिल फ्यूल का जो है ना समाप्त करने की बात हमने कही थी, ये इसकी थीम थी, क्या थी? बिगिनिंग ऑफ द एंड। कब आयोजित किया गया था? 30 नवंबर से 12 दिसंबर तक, ठीक है। कौन सा संस्करण था? 28 था। और फिर अगला जो संस्करण है कॉप 29, वो कहां होगा? वो अजरबैजान के बाकू में होगा। कॉप 29 होगा अजरबैजान बाकू 2024 का, ठीक है। इससे संबंधित यही क्वेश्चन बन सकता है। 28वां कॉप 28 कहां आयोजित किया गया? थीम क्या थी? 29वां कहां आयोजित किया जाएगा? फिर अगला क्या है? GPAI, ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन AI, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। ये जो इसका सम्मेलन हुआ था जो GPAI का, वो हुआ था 12 दिसंबर 2023 को, कहा? नई दिल्ली में। और इसका अध्यक्ष कौन था? इसका अध्यक्ष था भारत। दोस्तों जो हमारी यूनिट 9 है ना MPPSC की, उसमें एक है सूचना प्रौद्योगिकी वाला चैप्टर है, तो उसके लिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सीधे हमसे पूछ सकता है कि GPAI की जो बैठक है वह कहां आयोजित की गई थी? तो कहां आयोजित की गई थी? नई दिल्ली में। कब से कब तक? दिसंबर 12 में, ठीक है। और अध्यक्ष कौन था? भारत था, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है इस बार। चलिए अगली खबर देखते हैं। दोस्तों अगली खबर है कि कीनिया के राष्ट्रपति विलियम समाई रूटो की भारत यात्रा। इसमें क्वेश्चन ये बन सकता है कि विलियम समाई रूटो कहां के राष्ट्रपति हैं, क्योंकि ये भारत आए थे, तो इससे संबंधित प्रश्न सीधे तौर पर MPPSC में पूछा जा सकता है। क्या पूछ सकता है कि विलियम समाई रूटो कहां के राष्ट्रपति हैं, या कीनिया के राष्ट्रपति कौन है, ठीक है। फिर भारत मालदीव हाइड्रोग्राफिक सर्वे आगे नहीं बढ़ाएंगे। दोस्तों ये एक मालदीव है, मालदीव देश है ना, ये भारत है। और यहाँ पे हम एक मालदीव देश है, यहाँ पे मोहम्मद मोइजू, ये अभी नए राष्ट्रपति बने हैं, और ये प्रो चाइना है थोड़ा, मतलब चीन के समर्थक टाइप के हैं। तो उन्होंने कहा है कि जो हाइड्रोग्राफिक सर्वे था भारत और मालदीव के बीच, बोले हम इसे आगे नहीं बढ़ाएंगे, ठीक है, कोई बात नहीं। फिर अगला, अब्देल फतेह अल सीसी मिस्र के थर्ड टर्म हेतु राष्ट्रपति बने, ठीक है। ये पूछ सकते हैं कि अब्देल फतेह अल सीसी कहाँ के राष्ट्रपति हैं, ठीक है। और ये पिछले गणतंत्र दिवस में भारत के चीफ गेस्ट बन के भी आए थे, ठीक। फिर ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक की भारत यात्रा। दोस्तों इसमें क्या है कि जो ये नाम है ना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। नाम से सीधे क्वेश्चन बन सकता है कि ये कहाँ के राष्ट्रपति हैं, या ऐसे कर सकते हैं कि हाल ही में भारत की यात्रा में आए ओमान के राष्ट्रपति, उनका क्या नाम था, ये सब क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, ये जो था हमारा मतलब राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय खबरें थी, ठीक है। बाकी अगले वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।